हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि बहुत बढ़िया होंगे। ठीक, तो हम लोग बेसिकली डाक को कवर कर रहे हैं इस प्लेलिस्ट में, जो ये वाला जिसमें हम लोग 3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं टोटल, जिसमें मैं 3 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। ठीक, आप प्लीज़ इस वीडियो को एक बार जा करके चेकआउट कर लेना। तो हम लोग का जो टॉपिक है बेसिकली ये वाला टॉपिक है कि फंडामेंटल ऑफ द एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम इफिशियंसी। तो इसमें बेसिक जो टर्म है ना, वो मेजरिंग ऑफ रनिंग टाइम एंड ऑर्डर ऑफ ग्रोथ है। बाकी जो है बेसिक टॉपिक, वे सब छोटे छोटे टॉपिक है जिसको कवर करेंगे। ठीक, तो एक बार हम लोग थोड़ा सा सिलेबस को देख लेते हैं। इसमें देख लीजिए, यहाँ पर ये है इफिशियंसी ऑफ सॉरी फंडामेंटल ऑफ द एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम ऑफ इफिशियंसी। इस टॉपिक में हम लोग को मेजरिंग ऑफ इनपुट साइज, जो कि बहुत मेजरिंग ऑफ इनपुट साइज कोई टॉपिक ही नहीं है, बस ऐसा ही एक पॉइंट है बस, और कुछ नहीं। ठीक, यूनिट ऑफ मेजरिंग रनिंग टाइम ये वाला है यूनिट 4। ठीक, एंड ऑर्डर ऑफ ग्रोथ, ये दो टॉपिक है ना जो हम लोगों को पढ़ने के लिए। ठीक, और ये बहुत इजी टॉपिक है। तो इसमें उतना कुछ मतलब कि ऐसा नहीं है टफ जैसी चीज़ें। ठीक, तो बहुत इजी तरीके से हम लोग इस चीज़ को देखेंगे और चीज़ें समझ में भी आएगी। तो अब हम लोग अपना बेसिकली आगे अपना लेक्चर को बढ़ाते हैं। ठीक, एक मिनट। हाँ, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइप ऑफ इफिशियंसी से। ठीक, तो टाइप ऑफ इफिशियंसी क्या होता है, इफिशियंसी क्या होता है? तो ये दो तरह का होता है। ठीक, पहला स्पेस इफिशियंसी एंड टाइम इफिशियंसी। इसको आप स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी बोल सकते हो, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी बोल सकते हो। स्पेस, एक मिनट ये चालू कर लेते हैं। एक मिनट। हम्म, तो स्पेस इफिशियंसी को आप स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी बोल सकते हो। अब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है? तो जो आपने एल्गोरिदम बनाया है, जो आपका एल्गोरिदम है, वो कितना मेमोरी एलोकेट कर रहा है, कि आपने जो एल्गोरिदम बनाया वो कितना मेमोरी आपके मेमोरी में एलोकेट कर रहा है, आपके कंप्यूटर की मेमोरी में, वही स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कहलाता है। ठीक, तो एक बार पढ़ लेते हैं कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मेजर द अमाउंट ऑफ मेमोरी एन एल्गोरिदम यूज्ड इन रिलेशन टू द साइज ऑफ द इनपुट डेटा। समझ लो, साइज ऑफ द इनपुट डेटा। तो पहले सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं। एक मिनट। देखिए, अभी अभी चीजें थोड़ी सी साइज ऑफ द इनपुट डेटा, इन सब चीजों पे मत जाइए। बस आप स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब समझिए, आगे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है ना? एक मिनट, इसको थोड़ा सा हटा देते। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी समझ में आ रहा है कि क्या होता है, कि जो एल्गोरिदम बनाते हैं हम लोग, वो कितना मेमोरी एलोकेट कर रहा है हमारे हिप मेमोरी में, उसी को स्पेस स्पेस इफिशियंसी जो होता है उसी चीज को मेजर करता है। ठीक, तो सबसे पहला जो होता है ना, कि कांस्टेंट एक स्पेस होता है, या कांस्टेंट स्पेस बोल सकते हो। हाँ, एक लीनियर स्पेस बोल सकते हो, एक क्वाड्रेटिक स्पेस बोल सकते हो। अब देखिए क्या बोलता है कि द एल्गोरिदम यूज्ड अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ स्पेस रिगार्डलेस ऑफ इनपुट साइज। मतलब कि जब ऑपरेशन आपके पास एक रहता है, और आप तो हम लोग ना इनपुट साइज पे क्या बोलते हैं, इनपुट साइज पे फोकस नहीं करते और इसको कंसीडर नहीं करते। क्यों नहीं करते? आप बस थोड़ा सा वेट करो, आपको बहुत अच्छी एग्जांपल से मैं समझाऊंगा। जब नेक्स्ट वाले टाइम कॉम्प्लेक्सिटी समझेंगे ना तब। तो इस टॉपिक को आप अभी रहने दो, अगर चीज़ें नहीं समझ में आई है तो। ठीक, बट इतना याद रखो, इतना आप इसमें विजुलाइज करके चलो, कि हम लोग इनपुट साइज को कंसिडर नहीं करते हैं, और ऑपरेशन यहाँ पर 1 हो रहा है, मतलब फिक्स्ड नंबर ऑफ ऑपरेशन हो रहा है। तो हम लोग बिग O1 यूज करते हैं। अब बिग O1 हम लोग का स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आ जाता है। अभी इसमें इतना ही समझो। ठीक, क्यों? क्योंकि हम इसको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में आपको बहुत अच्छे से ये वाले टर्म को समझाएंगे, रिगार्डलेस ऑफ इनपुट साइज। ठीक, कांस्टेंट वाले को। ठीक, तो अभी इसको यहाँ पर रोक देते हैं, या फिर ये इतना ही कर सकते हो कि ये इतना ही सफिशियंट है, बट इसको थोड़ा सा विजुअलाइज करने के लिए मैं बोल रहा हूँ, उसमें थोड़ा सा विजुअलाइजेशन है। ठीक, तो अब देखिए लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है, सॉरी लीनियर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है, कि द स्पेस रिक्वायर ग्रो लिनियरली विद द इनपुट साइज। मतलब कि कह रहा है कि अगर आपको एक एलिमेंट को डालना, जैसे कि मान लेते हैं कि आपके पास आपने एक एरे बनाया। ठीक, एक एरे बनाया। अब ये कह रहा है कि यहाँ पर 5 एलिमेंट है, एरे में कितना एलिमेंट डालना है? 5 एलिमेंट। ठीक, 1 2 3 4। तो ये जो 5 स्पेस 1 2 3 4 5 स्पेस बनेगा, वो हमारे मेमोरी में ही तो बनेगा ना। सॉरी, वो बनेगा कहाँ? वो बनेगा कहाँ? हमारे मेमोरी में ही तो बनेगा ना 5 स्पेस। ठीक, हीप मेमोरी में ही तो बनेगा 1 2 3 कुछ ऐसे करके।
तो ये 5 स्पेस यही तो बनेगा ना। तो वही कह रहा है कि द स्पेस रिक्वायर्ड ग्रो लिनियरली द इनपुट साइज। तो जब आप मतलब कि मल्टीपल्स डेटा को एलोकेट करोगे, ठीक, यहां पर हम क्या एलोकेट कर रहे थे, हम सिर्फ एक ही डेटा एलोकेट कर रहे थे, वो टेम्प एलोकेट कर रहे थे। ए और बी इनपुट है जो बाहर से प्रोवाइड किया जा रहा है, ना कि हम लोग एल्गोरिदम में इस चीज को डिक्लेयर कर रहे हैं, समझ रहे हो। तो इसलिए अब यहां पर क्या है कि यहां पर अगर मान लेते कि एरे सिर्फ डिक्लेयर किए हैं, तो अभी तो चलो ठीक है कि एरे इनपुट है तो साइज कुछ एलोकेट ही नहीं हुआ। बट इसमें जब हम 5 एलिमेंट डालेंगे तो 5 एलिमेंट चला जाएगा। जब यहाँ पर हम 6 एलिमेंट डालेंगे तो यहाँ पर एक एलिमेंट और आ जाएगा। जब यहाँ पर 100 एलिमेंट डाल देंगे तो यहाँ पर 100 एलिमेंट का स्पेस एलोकेट हो जाएगा लिनियरली, मतलब कि वन डायरेक्शन में, ठीक। तो ये लिनियरली एलोकेट हो जाएगा, समझ रहे हो। तो 100 एलिमेंट वहां पर बन जा रहा है। तो इसलिए लीनियर सर्च में आपको बिग ओ इन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आ जा रहा है। तो क्यों आ जा रहा है जो समझ रहे हो आपको, कि उतने जितने जितनी इनपुट्स हैं हमारे पास उतनी मेमोरी एलोकेट हो रहे हैं। बट यहाँ पर जितने इनपुट थे उतने मेमोरी एलोकेट हो रहे थे, नहीं, उतने मेमोरी एलोकेट नहीं होते। सिर्फ यहाँ पर एक मेमोरी एलोकेट हो रहा है, टेम्प मेमोरी, ठीक। ये इनपुट है जिसको हम लोग कंसिडर नहीं कर रहे क्योंकि हम लोग कांस्टेंट टर्म को कंसिडर कर रहे हैं। इसको अभी आप रहने दो, आप इसको रहने दो, मैं आपको नेक्स्ट बारे में समझाता हूँ, ठीक। इसको छोड़ दो अभी, ठीक। तो आपको ये चीजें समझ में आ गई कि कैसे या एरे वाला हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, इसको आप एक बार रिपीट करके देख लो, ठीक। आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। और नहीं तो अभी इसको देखो, क्वाड्रेटिक वाला में क्या होता है कि आपको इसमें 2D चल रहा है, एन स्क्वायर, ये n2 नहीं है, क्या है, एन स्क्वायर है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर जब आप मैट्रिक्स बनाओगे 2D बनेगा। मतलब कि अगर 4 एलिमेंट आप इनपुट साइज दे रहे हो तो कितना हो जाएगा, टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपका कितना हो जाएगा, बिग ओ 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, बिग ओ 16। मतलब कहने का कि आपके पास 16 स्पेस एलोकेट हुआ है। मतलब कि जब मैट्रिक्स आप बनाओगे तो कुछ ऐसा मैट्रिक्स बनेगा ना आपके पास, ठीक। 1 मिनट, 1 2 3 और 4 बन गया। अब यहां से 1 2 3 4। अब आप देख लीजिए कि ये कितना का बना है, 4 × 4 का मैट्रिक्स बना ना, क्योंकि अब 2D मैट्रिक्स है तो एन स्क्वायर है तो n × n ही तो चलेगा ना, n × n चलेगा ना, तभी तो बनेगा ना मैट्रिक्स। मैट्रिक्स बनाना तो आता ही है। तो अब देखिए एक 1 2 3 4 एंड 1 2 3 4 × 4 कितना, 16। तो टोटल 16 स्पेस एलोकेट हो रहा है कहाँ, हीप मेमोरी में, समझ रहे हो, हीप में, ठीक। तो इसीलिए इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, समझ रहे हो। तो इसका कितना हो रहा है, इसका हो रहा है कितना, n, इसका हो रहा है n स्क्वायर, क्योंकि 2D डायमेंशन में, ये 1D डायमेंशन में। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कैसे एलोकेट हो रहा है और टाइम सॉरी इनपुट साइज पे कैसे वेरी कर रहा है, यहाँ पर देख लीजिए कि द स्पेस इंक्रीज विथ द स्क्वायर ऑफ द इनपुट साइज। इनपुट साइज पे क्यों इनपुट साइज पे कर रहा है, आपने यहाँ पर देखा कि कैसे यहाँ पर एलोकेट हो रहा है। यहाँ पर आपने देखा कि इनपुट साइज पे कैसे एलोकेट हो जा रहा है। यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर 2 इनपुट लिए हैं बट हमने स्टोर कितना करा, एक ही ऑपरेशन हुआ, स्वैप हुआ है वैल्यूज। तो एक वेरिएबल क्रिएट करा है हमने, एक ही वेरिएबल। तो यहाँ पर तो इनपुट हमने 2 लिए हैं बट ऑपरेशन कितने किए, एक किए हमने, सॉरी एक एलोकेशन किया हमने, एक एलोकेशन किया। तो कांस्टेंट वाले में इनपुट साइज वेरी नहीं करता है और डिपेंड नहीं करता है, सॉरी इनपुट साइज रिगार्डलेस रहता है, उसको बिना कंसिडर करके हम लोग चलते। तो अब आपको थोड़ा बहुत तीनों समझ में आ रहा होगा, इसमें थोड़ा बहुत डाउट हुआ तो होगा बट ये दोनों तो एकदम क्लियर होगा बहुत अच्छे से, ठीक। तो अब इसको यहीं पर रोक देते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा टाइम इफिशियंसी पे चलते हैं क्योंकि ये कंसिडर हो गया, ये इतना ही है, ठीक। अब अगर इसमें थोड़ा सा भी अगर आपको डाउट है तो प्लीज आप इसको थोड़ा सा अच्छे से एक बार क्या बोलते हैं रिमाइंड करके देख लीजिए, ठीक। तो ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, सॉरी अब स्पेस इफिशियंसी या स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपको थोड़े अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, ठीक। तो अब इसको थोड़ा सा हटा देते हैं, 1 मिनट, ठीक। अब टाइम इफिशियंसी या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में चलते हैं, ठीक। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बेसिकली क्या होता है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है कि जो आपने एल्गोरिदम बनाया है, ठीक, वो एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम ले रहा है, एग्जीक्यूट होने में, ठीक, कितना टाइम ले रहा है, या उस प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन टाइम क्या है, उसी को क्या बोलते हैं कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बोलते हैं। उस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी उसी टाइम को क्या बोलते हैं, मेजर करता है, रनिंग टाइम को ही मेजर करता है। एक बार देख लीजिए कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है क्या, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज अ मेजर या मेजरमेंट कर सकते हो ऑफ द अमाउंट ऑफ टाइम an algorithm take to complete as an function of the length of the input। कि जो आपने लेंथ, जो इनपुट अभी क्लियर करेंगे इस चीज को समझेंगे लेंथ ऑफ द इनपुट पे, ठीक। तो ये पहले इस चीज को टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को क्लियर कर लेते हैं।
टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है कि जो आपने एल्गोरिदम बनाया है इसको एग्जीक्यूट होने में, एग्जीक्यूशन में या रनिंग टाइम या रन करने में जितना टाइम लग रहा है उस टाइम को मेजर करना ही टाइम इफिशियंसी या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कहलाता है। ठीक, अब देखिए थोड़ा सा कि कॉमन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है। तो कॉमन टाइम मतलब कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो आप मल्टीपल हो जाएंगे कि जितने एल्गोरिदम उतने टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज आ जाएंगे। बट कुछ एल्गोरिदम है जिसपे हम लोग समझेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। तो कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है, तो कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में ना तो हमारा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो आएगा वो बिग ओ वन आएगा। ठीक, कांस्टेंट के लिए। ठीक, इसमें होता क्या है जो देखिए कि द एल्गोरिदम टेक द सेम अमाउंट ऑफ टाइम रिगार्डलेस ऑफ इनपुट साइड। इनपुट साइड कंसिडर नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, जिसको अभी आप देख लीजिए कि अगर आपके पास देखिए कहता है कि एक्सेसिंग एन एलिमेंट इन एन एरे बाय इंडेक्स। अगर मान लेते हैं कि आपके पास यहाँ पर एक एरे दिया गया है, ठीक, एरे से ही समझेंगे हम लोग। अब इसमें मान लेते हैं कि 8 9 10 12 13 15 है। अब आपको बोल रहा है कि 12 को एक्सेस करना है। तो आप क्या कीजिएगा कि एरे ऑफ कितना हो जाएगा 0 1 2 3 3 डाल देंगे तो यहाँ से आउटपुट कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो एक ऑपरेशन चलाए और हमारा आउटपुट आ गया। तो हमारे पास इतना बड़ा जो एरे दिया गया था ये कोई इफेक्ट किया या कुछ वर्क किया हमारे फंक्शन में, हमारे एल्गोरिदम में? कोई नहीं। हमारा एल्गोरिदम क्या बना कि ये हमने एक्सेस डाला है एरे में, इंडेक्स डाला, हमारा आउटपुट आ गया। एक लाइन का एल्गोरिदम था हमारा। ठीक, तो इसमें हमारे पास जो इनपुट साइज अगर मान लेते हैं यहाँ पर 200 एलिमेंट है, कहाँ 1 से लेकर के 200 तक। अब हमको क्या करना है 99 प्रिंट कराना है। तो हम क्या करेंगे 1 से स्टार्ट है ना, ठीक, 0 से हम लोग काउंट करेंगे, 0 से काउंट करेंगे इसका कितना आ जाएगा 98 इंडेक्स आ जाएगा। तो क्या करेंगे एरे ऑफ 98 कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 99 आउटपुट आ जाएगा। तो कितना भी इनपुट साइज बड़ा हो कोई इफेक्ट कर रहा है नहीं, एक लाइन का एल्गोरिदम बन रहा है। एल्गोरिदम क्या होता है अगर नहीं समझ में आ रहा है, एल्गोरिदम कैसे लिखते हैं नहीं समझ में आ रहा क्या होता है, तो आप मेरा ये फर्स्ट वाला वीडियो देख लेना। आपको बहुत, सॉरी ये तो थर्ड वाला है, फर्स्ट वाला वीडियो ये, इसको आप देख लेना। आपको एल्गोरिदम एंड प्रोग्राम दोनों बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। 22 मिनट का सब 2 ही टॉपिक क्लियर किए हैं इसमें। ठीक, प्लीज आप इसको एक बार देख लेना अगर एल्गोरिदम लिखने में दिक्कत आ रहा है तब। ठीक, तो आपको थोड़ा सा बेसिक आइडिया अच्छे से क्लियर हो जाएगा क्योंकि एक बार में आपको कोई 100% डाउट क्लियर कर भी नहीं सकता है। ठीक, ये आपको भी पता है। ठीक, तो अभी हम लोग देखते हैं कौन सा कहां पर थे, एक मिनट, हाँ नोट्स पे यहाँ पर। ठीक, तो एक पेंसिल ले लेते हैं। हाँ, तो अब आप देख रहे हो कि इनपुट साइज पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है, वो डायरेक्ट एक ही ऑपरेशन चला रहा है, एक ही एल्गोरिदम लिख रहा है, हमारे पास आउटपुट आ जा रहा है। तो इसीलिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट ऑपरेशन टाइम में एक रहता है, समझ रहे हो। तो ये कांस्टेंट वाला है कि सिर्फ एक ही है। ठीक, तो इसलिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 1 हो गया। ठीक, अब देख लेते हैं कि लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 0 एन कहने का क्या मतलब है कि द रनिंग टाइम इंक्रीज लिनियरली विद द इनपुट साइज। अब इसमें इनपुट साइज आ गया, देखिए कांस्टेंट वाले में इनपुट साइज नहीं आ रहा था। जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी जब देख रहे थे तो इनपुट साइज उस पर वेरी नहीं करता। क्यों? क्योंकि एक ही ऑपरेशन चल रहा है ना, उसमें डायरेक्ट कांस्टेंट है, एक ही बार में हो जा रहा है। तो इसीलिए उसमें इनपुट पर कोई वेरी ही नहीं हो रहा है। इनपुट कुछ भी रहेगा मेरे को उससे मतलब ही नहीं है फिर, क्योंकि मेरे को जो वैल्यू चाहिए वो डायरेक्ट हम कंसिडर कर रहे हैं। और इनपुट कहने का क्या मतलब है कि अगर मान लेते हैं कि आपके पास एन साइज का एरे है, ठीक, 1 2 3 4 5 6। ठीक, अब मान लेते हैं कि आपके पास n इक्वल टू 6 साइज 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी 7 है। ठीक, 7 है, n का वैल्यू 7 है। ठीक, अब आपको कह रहा है क्या कि एरे को डिस्प्ले कराना है। तो आप क्या करोगे, एरे को डिस्प्ले कराने के लिए लूप लगाओगे। ठीक, लूप लगाओगे, इस वैल्यू का इंडेक्स को अपडेट कर करके प्रिंट करोगे ना। तो पहले ये वाला आएगा, फिर ये वाला आएगा, फिर ये वाला आएगा, फिर ये। तो 1 बाई 1 एन एलिमेंट, जितने एलिमेंट है आपके पास वो सारे प्रिंट हो जाएंगे। मतलब कि 7 एलिमेंट है तो 7 के 7 एलिमेंट प्रिंट हो जाएंगे। तो आपके पास अब कितना, पहले क्या था, पहले एक एलिमेंट को एक्सेस कर रहे थे, एरे ऑफ समथिंग यहाँ पर कुछ डाल रहे थे और एक एलिमेंट आ रहा था। अब क्या आ रहा है कि ये जो एरे है अभी भी एक्सेस इंडेक्स के थ्रू ही हो रहा है, बट यहाँ पर आई प्लस प्लस हर बार हो जा रहा है। तो उसके कारण ये अपडेट हो जा रहा है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, और फिर ये ऑपरेशन जो है वो प्रिंट करके दे रहा है। तो ये 7 टाइम्स चल रहा है। पहले क्या था, पहले एक ही टाइम चला था क्योंकि एक ही एलिमेंट को प्रिंट कराना था 98 को। अब क्या है कि सभी एलिमेंट को प्रिंट कराना, तो ये रिपीट हो रहा है 7 टाइम। तो ये अब 1 नहीं रहेगा, 0 7 बन जाएगा, तो 0 7 बन जाएगा, समझ रहे हो। तो हम लोग इसको 7 नहीं लिख करके 0n ही लिखते हैं, सॉरी बिग ओ एन ही लिखते हैं। बिग ओ एन लिखते हैं क्योंकि वो सिर्फ कांस्टेंट में 1 लिखते हैं, बाकी टर्म में हम क्या बोलते हैं
इनपुट साइज के थ्रू ही लिखते हैं, क्योंकि हमको देखिए इनपुट साइज पता नहीं है, समझ रहे हो ना। इनपुट कहने का मतलब है कि यूजर कोई डेटा प्रोवाइड करेगा तो 7 रहेगा, 8 रहेगा, 9 रहेगा, तो हम प्रीफर करते हैं कि लीनियर है तो 0n ही लिख देते हैं। ठीक, तो आपको समझ में आ गया कि लीनियरली डेटा स्ट्रक्चर में या फिर लीनियरली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे 0n दे रहा है और कैसे ये 0 1 हो रहा था। ठीक, और क्यों इसको 0n लिख रहे हैं। ठीक, ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक, तो अब क्या करते हैं कि ये जब क्लियर हो गया सेकेंड पॉइंट आपका, तो आपको नेक्स्ट पॉइंट पे थोड़ा सा चलते हैं। इसको थोड़ा सा रिमूव कर देते हैं। ठीक, इसको थोड़ा सा ऊपर, तो देखिए थोड़ा सा लॉग लॉग वाला है। ठीक, ठीक, लॉग टाइम में, लॉगरिथमिक टाइम में जीरो सॉरी बिग ओ एन लॉग आता है। ठीक, तो इसमें अब देखिए इसका एग्जांपल जो क्या होता है वो बाइनरी सर्च होता है। तो बाइनरी सर्च में क्या होता है कि आपके पास अगर कोई एलिमेंट है उसमें लॉग क्यों आता है। बाइनरी सर्च में कोई एलिमेंट है, मान लेते हैं ना कि यहाँ से 1 से लेकर के यहाँ 10 तक एलिमेंट डाला गया इसमें। ठीक, और यहाँ से 10 से लेकर के 50 तक एलिमेंट डाला गया, 50 तक एलिमेंट डाला गया। ठीक, अब मान लेते हैं कि आपके पास कह रहा है कि 49 को चेक करना है, कि 49 एलिमेंट को चेक करना है कि 49 है कि नहीं है। तो 49 आपको पता है कि इस साइड में ही आएगा। ठीक, तो बेसिकली बाइनरी सर्च क्या करता है कि जितने ही एलिमेंट रहता है ना उसको 2 पार्ट में तोड़ता है। तो इसको n/2 में तोड़ेगा, और फिर जो एलिमेंट आता है ना उसको कंपेयर करता है मिडिल वाले एलिमेंट के साथ। अगर इससे बड़ा है तो इस इधर चला जाएगा, और इस एलिमेंट से छोटा है तो इधर चला जाएगा। तो 49 जो आएगा वो वहां से, यहाँ से 50 से इधर स्टार्ट हो रहा है, तो कहीं 49 यहाँ पर आएगा ना 49, तो ये इधर चला जाएगा। तो अब क्या होगा कि हमारा ये वाला एरे कंसिडर होता है, तो ये एरे कंसिडर होगा। अब हमारे पास यहाँ 50 एलिमेंट अभी भी बचा हुआ है। ठीक, 50 एलिमेंट टोटल था। अब इसको वापस से डिवाइड करेगा तो यहाँ पर 25 बचेगा, फिर इसको वापस से डिवाइड करेगा 2 पार्ट में, n/2 पार्ट में, तो यहाँ पर वो 12 बचेगा, फिर इसको वापस से डिवाइड करेगा। समझ लो, तो इस तरह से चीज़ों को डिवाइड करते जाता है 2 पार्ट में। ठीक, और छोटा होता जाता है। तो हम ये समझाना चाह रहे हैं कि अगर इनपुट साइज इंक्रीज कर रहा है, कि अगर मान लो कि इनपुट साइज मतलब क्या था, टोटल यहाँ 10 है, यहाँ 10, टोटल कितना था, n = 60 था, 60 था। ठीक, 60 था। तो इस तरह से क्या बोलते हैं, लॉग एन का वैल्यू बढ़ता जा रहा था। ठीक, अगर वहीं पर टोटल 5 एलिमेंट ही रहता, मान लेते 1 2 3 4 5 एलिमेंट ही रहता, अब इसमें हमको कोई सा एलिमेंट सर्च करना रहता, तो क्या करते कि इसको n/2 से डिवाइड करते, तो यहाँ पर आता, इसको एक पार्ट में डिवाइड करते, इसको एक पार्ट में डिवाइड करते, कोई एक तरफ चले जाते हैं, इस तरफ नहीं आ जाते, इस तरफ ये मान लेते एलिमेंट है, तो यहाँ पर सिर्फ 2 ही एलिमेंट है। अब इसको डिवाइड करेंगे n/2 पार्ट में, तो एक ये बनेगा, एक ये बना, इसको कंपेयर कर लेंगे, कोई ये एलिमेंट या तो रहेगा या तो ये एलिमेंट रहेगा, तो 2 ही बार में आउटपुट आ गया। समझ रहे हो, तो जब वही करें कि n = यहाँ पर 5 था तो 2 ही टाइम्स में आउटपुट आ गया, और यहाँ पर n = 60 था तो मल्टीपल टाइम रिपीट हुआ। वही करा कि द रनिंग टाइम इंक्रीज लॉगरिथमिकली एज द इनपुट साइज इंक्रीज। तो जब इनपुट साइज इंक्रीज करेगा तो टाइम ऑफ रनिंग टाइम भी इंक्रीज करेगा। जब इनपुट साइज डिक्रीज करेगा तो रनिंग टाइम भी डिक्रीज करेगा। तो ये कैसे फंक्शन इनपुट साइज के साथ वर्क कर रहा है, आपको चीजें क्लियर हो रही है ना। तो अब यही चीज आप इस चीज को अगर नहीं क्लियर हो पा रही है तो प्लीज, मैंने बहुत बेसिक से और बहुत अच्छे से समझाया, प्लीज आप इसको एक बार रिमाइंड करके देख लो, 2 बार देख लो, प्लीज खुद से एक बार ट्राई करके देख लो, आपको चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक, बहुत इजी तरीके से बताए हैं, बहुत इजी, इतना इजी एरिस वगैरह से तो बहुत ही कम चांस है कि कोई समझा पाया। ठीक, तो प्लीज आप इस चीज को एक बार रिमाइंड करके देख लो, और ये ऐसा मत समझना कि ये सिर्फ कॉलेज के लिए सफिशियंट है, ये कोई सी एग्जाम के लिए सफिशियंट है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, कोई सा भी एग्जाम किसी प्लेसमेंट के लिए भी सफिशियंट है। इससे ज्यादा कहीं भी या कुछ भी नहीं पूछने वाला तुमको, समझ रहे हो ना। ठीक, तो बस आपको चीजें थोड़ा सा एक्सप्लोर भी करने होते हैं खुद से चीजें। ये तो मैंने एक्चुअली कॉन्सेप्ट बताया कि ये कॉन्सेप्ट है, अब इससे रिलेटेड चीजें भी तो आपको, अब देखिए यहाँ पर मैंने क्वेश्चन भी मैं लेकर के आया हूँ। ठीक, तो जो मेरे से हो पा रहा है मैं खुद कर रहा हूँ। ठीक है ना, तो आप भी थोड़ा सा एक्सप्लोर करने का ट्राई करो, तो आपसे भी चीजें हो, मतलब कि फिर चीजें ज्यादा क्लियर होगी और समझने में आएगी। तो अब 2 टॉपिक यहाँ पर हम लोगों ने कर लिया। ठीक, इधर ये वाला, सॉरी 1 मिनट, इसको हटाते हैं। हाँ, तो ये मेरा हो गया। अब देख लेते इफिशियंसी केस, देख लेते इफिशियंसी केस क्या होता है। तो ये कुछ नहीं, इफिशियंसी केस मतलब कि वर्स्ट केस, बेस्ट केस एंड एवरेज केस। वर्स्ट केस क्या होता है, जो हम लोगों ने पहले पीछे देखा ना वही वाला है, वह सेम टू सेम वही है। वर्स्ट केस करने का मतलब कि एक एग्जांपल से हम लोग तीनों को समझ लेंगे।
वर्स्ट केस कहने का मतलब कि यहाँ पर एक एलिमेंट है, एक दो तीन चार, ठीक। अब कहने का मतलब क्या है कि वो सी वर्स्ट मतलब कि वर्स्ट केस, तो एन एलिमेंट अगर है हमारे पास, एन एलिमेंट है, लीनियर सर्च दिया गया है, तो एन एलिमेंट है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा वर्स्ट केस में, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना आ जाएगा, एन आ जाएगा, जो कि पहले भी आ रहा था। क्यों क्यों कि हम यहाँ पर चलेंगे, यहाँ चलेंगे, यहाँ चलेंगे, यहाँ चलेंगे, यहाँ चलेंगे, और यहाँ पर वो चीजें आएगा, एन एन पोजीशन पे वो चीजें आएंगी, ठीक। मानते हैं 3 4 8 9 10, वर्स्ट केस करने का मतलब कि 10 को सर्च करना है, एलिमेंट हमारा लास्ट पोजीशन पर है या फिर इसमें एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, तो हमारे पास टोटल पर चलना पड़ेगा, टोटल के लिए चलना पड़ेगा ना, सर्च करना पड़ेगा, ठीक। तो इसीलिए तो यहाँ पर एन हो जाएगा। वेस्ट केस कहने का मतलब है कि लीनियर सर्च ही होगा, बट हमारे पास इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 1 होगा, मतलब कि नंबर ऑफ ऑपरेशन मिनिमम रहेगा, इसमें नंबर ऑफ ऑपरेशन मैक्सिमम था कि सेम ऑपरेशन बार बार रिपीट हो रहा था मैक्सिमम टाइम के लिए, कितना टाइम के लिए, 5 टाइम के लिए, 1 2 3 4 5, हाँ 5 टाइम के लिए, ठीक। तो मतलब एन टाइम के लिए, ठीक। इसमें क्या होगा कि मिनिमम तो सबसे कम कितना होगा, एक ही बार चलेगा ना, मतलब कि अगर जब हमें 3 सर्च करना होगा, 3 सर्च करना होगा, तब हम क्या करेंगे, जब 3 सर्च करेंगे तो हमें पहले पोजीशन पर ही मिल जाएगा, तब हम कहेंगे कि इस कंडीशन में कि यहाँ पर वेस्ट केस सर्च हो रहा है, जो लीनियर सर्च हो रहा है वो बेस्ट केस यूज कर रहा है यहाँ पर, समझ रहे हो। तो यहाँ पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और एवरेज केस में क्या होता है, एक मिनट इसको थोड़ा सा हटा देते हैं, इसी को देख लेते हैं कि एवरेज केस में क्या होता है कि फॉर सक्सेसफुल सर्च, अगर सक्सेसफुली सर्च, ये तो बता चुके हैं कि सक्सेसफुल सर्च है ना, तो उसमें क्या होता है कि n+1/2, n+1/2 मतलब कि 5 एलिमेंट है तो 6/2 बराबर 3 आ जाएगा, मतलब 1 2 3 मतलब 8 को सर्च करना, तो ये एवरेज मतलब कि बीच में आ जाएगा, ठीक ना। तो ये एवरेज वाला एलिमेंट था, तो एवरेज केस में चला जाएगा। ये पहला है सक्सेसफुली सर्च, कि हाँ चलो ठीक है ये मिल चुका है मेरे को। अगर अनसक्सेसफुल सर्च करने का मतलब कि द एवरेज नंबर कंपेरिजन इन एन, एन कहने का मतलब कि हमारे पास अगर आपको यहाँ पर 8 मिल गया, ठीक, 8 मिल गया, ठीक। अब लेकिन यहाँ पर आपको 10 कह देता, तो यहाँ पर अगर 10 है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे कि टोटल में रन करेगा ना, ये तो खोजेगा टोटल एलिमेंट के साथ, ये तो एक मिनट, ये जो है ये सर्च जब चलेगा तो ये तो यहां से स्टार्ट होगा, यहां स्टार्ट होगा, यहां स्टार्ट होगा, यहां स्टार्ट होगा, यहां स्टार्ट होगा, समझ रहे हो। तो यहां पर तो मिल गया, तब हम कहेंगे कि हाँ एवरेज कैसे, पहले नहीं कहेंगे, जब मैच कर गया तब एवरेज कैसे, जब फर्स्ट पोजीशन पर मैच कर गया तब कहेंगे कि वेस्ट कैसे, जब लास्ट पोजीशन पर मैच करेगा तब कहेंगे वर्स्ट कैसे, जब एवरेज पे मैच किया तब कहेंगे कि एवरेज के अति है, क्या बोलते हैं, एवरेज कैसे। वही कह रहा है कि जब नंबर ऑफ एवरेज नंबर ऑफ कंपैरिजन इज एन, मतलब कि मिला ही नहीं, हमने एन टाइम्स चला दिया, हमको मिला ही नहीं, तो इसको आप वर्स्ट केस भी कह सकते हो, एवरेज केस भी कह सकते हो, मतलब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इस कंडीशन में सेम ही हो जाएगा, जब मैच नहीं करेगा ना तब भी कंडीशन क्या बोलते हैं, एवरेज केस का कंडीशन और वर्स्ट केस का कंडीशन दोनों का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सेम आ जाएगा, समझ रहे हो ना कि हाँ ये क्या हो रहा है कि जब एवरेज केस में मैच नहीं करेगा तो ये वर्स्ट केस के टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बराबर हो जाएगा। तो इसको ये ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि एवरेज केस का अनसक्सेसफुल सर्च का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितने गुना बराबर होता है लीनियर सर्च के, तो 1 गुना, क्योंकि n×n, ठीक। तो इस तरह से ऑब्जेक्टिव बना सकता है, ठीक। तो आप इस चीज को थोड़ा सा देख लेना। तो अब ये चीजें क्लियर हो गई, ठीक। अब देखिए कि यही जो एग्जाम्पल मैंने समझाया है ना, वही एग्जाम्पल मैं लिख करके लाया हूं थोड़ा सा, तो प्लीज इसको अब समझाएंगे नहीं, क्योंकि देखो यहाँ पर 10 को सर्च किया, देखो समझाएं देते हैं, अगर यहाँ पर 10 को सर्च करते हैं तो 10 को सर्च किए तो देखो कंपैरिजन 1 बेस्ट केस, अगर वही 50 को सर्च करते हैं, यहाँ पर 50 को सर्च किए तो कंडीशन टोटल कंपैरिजन 5 की केस को क्या हो जाएगा, वर्स्ट केस, सॉरी ये बेस्ट केस था, ये वर्स्ट केस हो जाएगा। वही अगर हम 30 को कंसिडर करते हैं, 30 को कंपेयर करते हैं तो हमारे पास कितना हो जाएगा, n3 कंपेरिजन, मतलब कि एवरेज केस, समझ रहे हो। तो यही चीज मैंने अभी ऊपर में समझाया, वही चीज यहाँ पर समझा दिए, ठीक। तो अब आपको थोड़ा सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी इन सब चीजों के बारे में, वर्स्ट केस, बेस्ट केस, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक, कैसे क्या कंसिडर कर सकते, कैसे एलोकेशन हो रहा है चीजों को, ठीक। तो अब इनपुट लेंथ के साथ, इनपुट लेंथ पे कैसे ये वेरी कर रहा है नहीं कर रहा है, ये सारी चीजें, ठीक। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मेजरिंग रनिंग टाइम जो है और ऑर्डर ऑफ ग्रोथ नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे, ठीक ना, क्योंकि इसमें टाइम फिर ज्यादा लेंदी हो जाएगा, समझ रहे हो। तो प्लीज इसको आप एक बार देखो, विजुअलाइज करो, प्रैक्टिस करो, और उससे देखो जब तक कोई कहीं से भी पढ़ लो, ये चीजें आपको कोई सा एग्जाम के लिए भी सफिशियंट है, ठीक ना, कोई सा एग्जाम के लिए, एनी एग्जाम, कोई सा एग्जाम आपको दुनिया कोई सा एग्जाम दो, इसके लिए सफिशियंट है स्टडी मटेरियल और एग्जाम्पल और सारे कंसेप्ट,
ठीक ना। अब आपको क्या करना है, बस इस चीज को पढ़ना है खुद से। नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक। नोट्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक। और उसके बाद आपको थोड़ा सा खुद से एक्सप्लोर करना है। अब इस चीज को एक्सप्लोर थोड़ा सा, 5 मिनट एक टॉपिक, 5 मिनट 5 मिनट दो। और फिर प्रैक्टिस, थोड़ा सा प्रैक्टिस, क्वेश्चन थोड़ा सा सर्च करके 2-3 क्वेश्चन, 5 मिनट, 10 मिनट इसका, 5 मिनट इसका, 5 मिनट एक्सप्लोर, या 10-10 मिनट एक्सप्लोर, 10 मिनट एक्सप्लोर, 10 मिनट क्वेश्चन कर लो। तो आपको चीजें क्लियर हो जाएगी। एक्सप्लोर करके खुद से पढ़ोगे ना तो चीजें ज्यादा क्लियर होगी, समझ रहे हो ना। तो ये चीजें करो, ठीक। और बाकी अगर इतना कर रहे हो तो बहुत बढ़िया। थैंक यू। और कुछ करो ना करो, जिंदगी में स्माइल करते रहना हमेशा, ठीक। धन्यवाद।